हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सॉल्व पेपर हल कराना चालू कर दिए थे। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको इसके 2 पार्ट दे चुका हूं। देखिए, मैं सेट नंबर 1 आपको सॉल्व करा रहा था, बता दूं आपको। देखिए सेट नंबर 1 2025 का है, जिसका कोड नंबर है 346JS। ठीक है ना, ये हमारा कोड नंबर है, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। इसके मैं 2 पार्ट आपको दे चुका हूँ। आज विद्यार्थियों देखिए, मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। देखिए खंड दा में देखिए ये वाला क्वेश्चन 4 का तक करा चुका था मैं। ठीक है ना, देखिए प्ले लिस्ट बनी है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको मेरे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और देखिए 4 का तो करा चुका था। आज देखिए विद्यार्थी हम 4 के खा से करेंगे ना, 4 के खा से करेंगे। देखिए चौथा खा कह रहा है परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। ठीक है ना, हमको परावर्ती दूरदर्शी का क्या करना है विद्यार्थियों, किरण आरेख खींचना है। फिर कह रहा है इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, और इसकी देखिए कार्यविधि हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए 4 का खा से हम करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, चौथे खा, ठीक है ना, कह रहा है परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा देखिए ये परावर्ती दूरदर्शी किरण आरेख है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले देखिए विद्यार्थियों परावर्ती दूरदर्शी होता क्या, पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद कार्यविधि इसकी देख लेंगे। ठीक है ना, देखिए परावर्ती दूरदर्शी जो विद्यार्थियों अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी कौन सा है होता है, मतलब खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है ना, खगोलीय दूरदर्शी को ही अपवर्ती दूरदर्शी बोलते हैं। देखिए परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। ठीक है ना, जिसको न्यूटन ने संशोधित किया था। ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। इसमें जो है दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवदर्शक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है ना, देखिए ठीक है, जो मतलब हमारा अपवर्ती दूरदर्शी था, अपवर्ती दूरदर्शी में जो अवदर्शक लेंस होता है, ठीक है ना, तो उसके स्थान पर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर हमको मतलब जैसे वो दूर वस्तु है, वस्तु अगर दूर स्थित है, उसका हमको चमकीला प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है ना, चमकीला प्रतिबिंब चाहिए, तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, न्यूटन ने ये सब न्यूटन ने किया है। देखिए उसने क्या किया था, अवतल दर्पण का उपयोग कर लिया था अवदर्शक लेंस की जगह पर। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जैसे वस्तु बहुत दूर स्थित होती थी, और तो हम जैसे वस्तु बहुत दूर है, ठीक है ना, हमको मान लो चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अगर हम अवदर्शक लेंस का मतलब द्वारक बढ़ाते थे, अगर द्वारक बढ़ाएंगे या बढ़ाते थे, ठीक है ना, द्वारक को, अवदर्शक लेंस के द्वारक को अगर अवदर्शक लेंस को ज़्यादा बड़ा करते थे, तो जो है जो प्रतिबिंब प्राप्त होता था वो मतलब धुंधला प्राप्त होता था, चमकीला प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता था। इसीलिए जो न्यूटन ने ये सब किया था। ठीक है ना, परावर्ती दूरदर्शी जो है अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। देखिए न्यूटन ने क्या किया, देखिए ये जो अवतल दर्पण लगाया था, ये अब 10 लेंस जगह लगाया था। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अनंत में हमारी वस्तु होती है, वस्तु कहाँ पे होती है, अनंत में। ठीक है ना, ए बी नाम की वस्तु है ना, अनंत में वस्तु हमारी अनंत पर होती है। अब यहाँ से देखिए प्रकाश किरणें आती हैं। ठीक है ना, ये प्रकाश किरणें आके देखिए यहाँ दर्पण में टकराती हैं। देखिए अवतल दर्पण में, ठीक है ना, अवतल दर्पण टकराई। ठीक है ना, टकराने के बाद देखिए विद्यार्थियों, अब इनका देखिए परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद देखिए ये किरणें समतल दर्पण में टकरा गई आगे। ठीक है ना, ये समतल दर्पण जो है 45 डिग्री पर रखा होता है। ठीक है ना, 45 डिग्री पर ये किरणें आके समतल दर्पण पर टकराती हैं। टकराने के बाद देखिए समतल दर्पण इनका मतलब समतल दर्पण भी इनका परावर्तन कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए दोनों किरणें मिल जाती हैं। जब दोनों किरणें यहाँ पर मिल जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, ये जो प्रतिबिंब बनता है विद्यार्थियों, ये प्रतिबिंब जो है देखिए वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है वस्तु से। ठीक है ना, वास्तविक उल्टा वस्तु छोटा होता है। और जो ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब देखिए ये हमारा जो नेत्रिका लेंस है, ये कम फोकस दूरी व कम द्वारक का नेत्रिका लेंस होता है। ठीक है ना, कम फोकस दूरी व कम द्वारक का नेत्रिका लेंस होता है। इसके लिए जो है ये जो मतलब प्रतिबिंब बना है, ये वस्तुकार करता है। किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तुकार करेगा। और नेत्रिका लेंस द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बना जाता है, ये देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश बना जाता है। ये नेत्रिका लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाया जाता है। ये आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु से बड़ा भी होता है। ठीक है ना, तो ये पूरी इसकी देखिए प्रक्रिया। अब कार्य विधि में भी यही लिखना, जब मैं आपको अभी बताया अपनी, अगर अपनी भाषा में लिखें तो यही लिखेंगे। ठीक है ना, और देखिए वैसे मैं लिख के भी रखा हूँ, देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता दूँ, देखिए लिखा हूँ। ठीक है ना, देखिए कार्य विधि में क्या है, देखिए कार्य विधि में लिखेंगे कि अवतल दर्पण से दूर स्थित वस्तु ए बी से आने वाली समांतर किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है, परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण पर गिरती हैं, और समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके ए बी का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। ठीक है ना, और फिर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु कार्य करता है, और नेत्रिका लेंस उसका आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, अगर इसका देखिए आवर्धन क्षमता चाहिए तो एम बराबर होता है माइनस का एफ ओ बटा एफ ई। एफ ओ क्या है हमारी, देखिए अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी है, एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारी ये पूरी प्रक्रिया थी। ठीक है ना, तो इस तरह हमारा देखिए क्वेश्चन भी हो गया, और आप इसको सॉल्व भी कर लेना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट आप आराम से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप मतलब
फेयर में बना लीजिए, इसका भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, 4 का खा हो गया, 4 का गा करते हैं, ठीक है ना। देखिए 4 गा में कह रहा है अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी तथा लवचुंबकी पदार्थों में विभेद कीजिए, ठीक है ना, तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। ये भी 3 नंबर का है। चलिए देखिए 4 के गा को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, 4 गा क्वेश्चन करें। देखिए कह रहा है अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी तथा लवचुंबकी पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इन डालेंगे हम प्रतिचुंबकी पदार्थ, ठीक है ना। प्रतिचुंबकी पदार्थ देखिए ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। चुंबक के करीब ले जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जैसे सोना, चांदी, जस्ता आदि, ठीक है। तो एग्जाम्पल पूछ रहा था ना, देखिए तो 3 एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है ना। सोना, चांदी, जस्ता आदि, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गए। इसके बाद देखिए हमारे का था अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या था, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते थे, ठीक है ना। वो क्या होते थे, जो चुंबकीय पदार्थ थे उनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते थे तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते थे। ये क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये मामूली सा चुंबकित होते हैं, ठीक है। ये मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है तुलना करा के याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक करीब ले जाने पर उसके सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वो जो नहीं आकर्षित होते थे ना, वो प्रतिक्रिया नहीं करते थे कोई भी, ठीक है ना। ये लेकिन देखिए, ये लेकिन क्या करते हैं, चुंबक की ओर देखिए तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाने पर उसके सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, सोडियम आदि, ठीक है। देखिए 3 नंबर का है तो 1 नंबर इसमें दे ही देगा, ठीक है ना। एक नंबर देगा तीनों में, 3 नंबर का है ना ये। इसके बाद देखिए हमारा लौ चुंबकीय पदार्थ देखिए, तो देखिए विद्यार्थी अब लौ चुंबकीय पदार्थ देखेंगे। देखिए लौ चुंबकीय पदार्थ देखिए ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर चुंबक के सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, उसे लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे निकिल, लोहा, कोबाल्ट आदि, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए के रहेगा हमारा, ठीक है ना, ये हमारा के रहेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर चुंबक के सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, उसे लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे निकिल, लोहा, कोबाल्ट आदि, ठीक है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, 4 का घा करेंगे, ठीक है ना। 4 घा कह रहा है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए 4 का घा हम देख लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी अगला 4 घा देखेंगे। देखिए 4 घा में देखिए क्या है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण कीजिए कह रहा, ठीक है ना। देखिए पहले डाल लेंगे चालक, देखिए पहले डाल लेंगे चालक, देखिए चालक, कुचालक, अर्धचालक तीनों को वर्गीकरण करना। पहले डाल लेंगे चालक, तो चालक में लिखेंगे देखिए संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे पर अति व्याप्त होते हैं, ठीक है ना। चालक में क्या होता है, देखिए संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे पर अति व्याप्त होते हैं। देखिए ईजी का मान 0 होता है। देखिए चालन बैंड, संयोजकता बैंड देखिए एक दूसरे पर है, ठीक है ना। देखिए एक दूसरे पर अति व्याप्त है, ठीक है ना। देखिए एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा देखिए चालक हो गया। इसको देखिए कुचालक, देखिए कुचालक देखते हैं। देखिए कुचालक में देखिए चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। ईजी मतलब ऊर्जा अंतराल मतलब ईजी, ठीक है ना, जो ये लिखा है। देखिए चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। देखिए चालन बैंड है, संयोजकता बैंड है, इनके बीच देखिए ऊर्जा अंतराल ईजी का मान जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक है, ठीक है ना, बहुत अधिक होता है, ठीक है। मतलब ईजी का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ही होता है, ठीक है। कुचालक के बाद क्या था, अर्धचालक, ठीक है ना। अर्धचालक, अर्धचालक में देखिए चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कम होता है। मतलब वो देखिए जो हमारा चालक था, चालक में जो है क्या, चालन बैंड, संयोजकता बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, मतलब अतिव्याप्त होते हैं। अब कुचालक में क्या है, उसमें देखिए जो हमारा चालक था, चालक में विद्यार्थियों जो हमारा ऊर्जा अंतराल होता है 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अतिव्याप्त होते हैं, मतलब चढ़े हुए होते हैं। तो चालक में जो ऊर्जा अंतराल है वो 0 होता है। अब कुचालक में जो ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। देखिए
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा Eg का मान, मतलब ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसमें मतलब ऊर्जा अंतराल कम होता है, मतलब इसकी अपेक्षा कुचालक की अपेक्षा कम होता है। देखिए तो अर्धचालक में लिखेंगे चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कम होता है, ठीक है ना। देखिए चालन बैंड संयोजकता बैंड मतलब ऊर्जा अंतराल कितना, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 3 नंबर है, आराम से एक 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 नंबर तीनों मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अब देखिए 4 घा हो गए, अब 4 का अंगा करेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। कह रहा स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है, ठीक है ना। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक है ना। इसमें सवाल भी दिया है और देखिए स्वप्रेरकत्व की परिभाषा भी लिखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए 4 का अंगा कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी हेडिंग डालेंगे स्वप्रेरकत्व, इसके बाद मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे, देखिए पहले स्वप्रेरकत्व, देखिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो स्वप्रेरकत्व में क्या लिखेंगे कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या देखिए स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक एक है, ठीक है ना। स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक एक ही चीज है, ठीक है। तो लिखेंगे देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। देखिए किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है संख्यात्मक रूप से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। इस प्रकार देखिए हम स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिख देंगे, स्वप्रेरकत्व तो स्वप्रेरण गुणांक एक ही चीज है, ठीक है। इस प्रकार परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद देखिए जो सवाल था मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए विद्यार्थी सवाल में क्या क्या दिया है, देखिए सवाल में कह रहा था हमसे कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है, ठीक है ना। मतलब स्वप्रेरकत्व एल का मान कितना, देखिए 0.4 मिली हेनरी, मिली हेनरी, मिली हेनरी, इस प्रकार लिख लेंगे, है ना, मिली हेनरी, ठीक है ना। तो एल बराबर, अब मिली हटा दे, देखिए 0.4 गुणे 10 के पावर -3 हेनरी हो जाएगा, ठीक है ना, हेनरी, ठीक है। अब देखिएगा हटाना, देखिए तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, देखिए ये पॉइंट हटा सकते हैं, देखिए तो 4 गुणे 10 के पावर -4 कर देंगे यहाँ हेनरी, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार। फिर कह रहा है इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड है, मतलब डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टी कितना देखिए सामने 0.1 सेकेंड दिया, ठीक है, 0.1 सेकेंड दिया है। और 1 एम्पियर से देखिए धारा कितनी, 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है, मतलब धारा मतलब डेल्टा आई कितना, देखिए 0.1 वो सॉरी 1 एम्पियर, ठीक है ना। धारा जो है 1 एम्पियर कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान हमको निकालना, देखिए तो देखिए जैसे ई बराबर होता है -L गुणे डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, ठीक है ना, ये मान होता है, ठीक है, सूत्र ये होता है, ठीक है। ई बराबर -L गुणे डेल्टा बाई डेल्टा टी, इसमें रख देते, देखिए उत्तर आ जाएगा हमारा -L का मान कितना, देखिए 4 गुणे 10 के पावर -4 गुड़ा गुड़ा डेल्टा आई कितना, देखिए 1 बटा डेल्टा टी कितना है 0.1, ठीक है ना। पॉइंट हटाना, देखिए पॉइंट हटाना, एक अंक बाद पॉइंट है, 10 का गुड़ा नीचे 10 का गुड़ा ऊपर कर देंगे, इस प्रकार, ठीक है ना, कर देंगे। इसके बाद देखिए ई बराबर आएगा हमारे पास, देखिए ये देखिए कितना जाएगा, ये देखिए यहाँ हट जाएगा, देखिए ये जाएगा -4 गुणे 10 के पावर, देखिए ये घट जाएगा यहाँ से, तो -3 हो जाएगा, ये बटा ये एक बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ई बराबर लिख देंगे हम, ई बराबर देखिए माइनस हटा देते हैं, ठीक है ना, एक का भाग देंगे माइनस हटा लेते हैं, देखिए तो 4 गुणे 10 के पावर -3 वोल्ट, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देंगे, देखिए हमारा विद्युत वाहक बल आ गया, ठीक है। वोल्ट मात्रक होता है विद्युत वाहक बल का, इस प्रकार। तो देखिए आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों 5 का क्या करेंगे, अब देखिए, ठीक है। कह रहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। कह रहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, फिर कह रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए, ठीक है। चल देखिए 5 का को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों 5 का करें, देखिए कह रहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या, ठीक है ना। हमको देखिए ट्रांसफार्मर सिद्धांत लिखना है, फिर कह रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए, ठीक है ना। मतलब हमको ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना है और उसकी कार्यविधि को समझा देना है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों यह एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। पहले हम यही लिखेंगे, देखिए कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी सिद्धांत पड़ गई हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी डाल रखो, चाहिए डाल लो, ठीक है ना। ये क्या है ट्रांसफार्मर क्या है विद्यार्थियों, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति जिसका प्रयोग प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, मतलब बदलने के लिए, ठीक है।
देखिए यहाँ पे लिखेंगे यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब निकट स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें, देखिए विद्यार्थियों क्या कह रहा है, देखिए ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना। ये एक नंबर में पूछ लेता है ना कि ट्रांसफार्मर किस में सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बताएंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब निकट स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ पूर्ण है तो इसमें एक प्रेरित धारा बहती है, ये घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, ठीक ना। देखिए विद्यार्थियों, अगर दो कुंडलियां, इससे पहले देखिए ट्रांसफार्मर दो कुंडलियां होती हैं, अगर एक कुंडली में एक कुंडली यहाँ, एक कुंडली यहाँ है, अगर पहली कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, ठीक ना, पहली कुंडली की धारा का मान परिवर्तन करेंगे तो पूरे फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जब पूरे फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तब दूसरी कुंडली में जो है वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर परिपथ बंद है तो फिर हमारी प्रेरित धारा भी बहने लगती है, ठीक है। ये देखिए ये घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ये घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, क्योंकि देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है ना। इसका ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कह रहा था, देखिए तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर डाल लेंगे और इसका देखिए चित्र बना लेंगे। तो देखिए विद्यार्थी ऊंचाई ट्रांसफार्मर नहीं डालेंगे, देखिए तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में देखिए फेरो संख्या कम होती है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना। द्वितीय कुंडली में फेरो संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। इस प्रकार चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है विद्यार्थियों, प्राथमिक कुंडली में फेरो संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में फेरो संख्या ज्यादा होती है। ये देखिए हमारी पटली लोहे क्रोड होती है, बीच में जो होती है, ठीक है ना। इस प्रकार चित्र बना लेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना। और देखिए इसके बाद कार्यविधि हमको लिखना है। देखिए तो कार्यविधि में लिखेंगे, देखिए विद्यार्थियों कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यय धारा स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। क्या करेंगे, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये धारा लौह क्रोड को चुंबकित करती है, ठीक है ना। क्या करती है, ये धारा लौह क्रोड को चुंबकित करती है। धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है। द्वितीय कुंडली भी क्रोड पर लिपटी रहती है, अतः क्रोड के बार बार चुंबकन व विचुंबकन के कारण इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये देखिए पूरी इसकी रामायण थी, ठीक है ना, कार्यविधि थी। तो आप चाहे इसको अब याद तैयार करें, अब याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट भी है, ट्रांसफार्मर हर साल ही आता है बोर्ड में, ठीक है ना। तो आप ट्रांसफार्मर को पूरा जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों देखिए आज यहीं तक रखता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और देखिए विद्यार्थी हाइप देना जरूर ना भूलें, ठीक है, हाइप जरूर दे दिया करें, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। देखिए विद्यार्थी वीडियो छोटे छोटे इसलिए बनाता हूँ क्योंकि देखिए अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वीडियो छोटे बना पाऊँगा, 20 मिनट 25 मिनट का, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट पार्ट मतलब इसी अनसॉल्व पेपर का जो हम मतलब सेट कर रहे हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए चलता हूँ, नमस्कार।